Hello students, welcome back in my YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir. What is important today? Today is very important topic. There are two topics that we will cover in today's video. The name of the topics are the Cartesian product in this set and how we define the relation. Okay, some important properties, identities of the relations and the Cartesian product and some related questions. So be here for some interesting things. Okay, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पड़ा और इसका क्या यूज़ है हमारे रिलेशन में, आइए देखते हैं. As we know that the Cartesian system is the set of two lines, that is horizontal line x dash and vertical line y dash. Both are intersecting at the point O and the point of intersection जो होता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं. क्लियर है. And also the remaining thing you all know very well, that is the downward is negative y-axis, this is leftward it is negative x-axis, this is positive y-axis and this is positive x-axis. Okay, these small points that you always should to bear in your mind. क्या करना है भाई, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पड़ा इस पे आते डिस्कस करते हैं. कार्टेशियन में कार्टेशियन प्लेन को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर हम इस पॉइंट ए को ले लेते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है दिस आर द क्वाड्रेंट्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय दिस टू एक्सेस इन फोर इक्वल पार्ट्स. तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट ए ले लिया है, इस पॉइंट ए का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 4,3. ऑल्सो वी नो दैट दिस पॉइंट्स ऑलवेज टेकन इन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर आपको पता होना चाहिए. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, वी ऑलवेज टेकिंग द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो पहला कोऑर्डिनेट इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, है ना, एब्सिसा भी बोलते हैं. और ये डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस भी है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे कवर्ड की हुई डिस्टेंस है. और ये जो दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं और कंबाइंडली इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं. ठीक है. और ये जो पॉइंट 3 है ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे कवर किया हुआ डिस्टेंस है. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन दी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे. ओके. तो रेने डिकार्टस हमारे सेट थ्योरी में जो पढ़ा था उनको, है ना, उन्होंने ही ये बताया था, रेने डिकार्टस ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था जिस तरह से दो नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह से वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग सेट्स का भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ वो क्या हुआ कि सेट कैन बी आल्सो मल्टीप्लाइड, सेट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है. बट इस स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, कार्टेशियन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड मैटर करता है. ओके, और हमेशा हम पहली वाली वैल्यू x की लेते हैं, दूसरी y की. इसका मतलब पहले x डिस्टेंस जो कवर किया उसको लेते हैं और दूसरा जो है y पे कितना कवर किया है, दैट वैल्यू वी ऑलवेज टेकिंग. कैन वी से दैट 4,3 इन कार्टेशियन सिस्टम एंड 3,4 आर सेम? दिस थिंग एंड टेल मी. आप सोचिए कि क्या 4,3 और 3,4 की लोकेशन सेम होगी? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं होगी. इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन उसको समझ लेते हैं. सपोज वी हैव टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स हैं, सेट ए है और सेट बी है. सेट ए और सेट बी डेफिनेटली दोनों नॉन इम्पिटी सेट्स होंगे, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा. नॉन इम्पिटी मीन्स जो फाई ना हो, यानी जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए. अब इसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, वी आर रीडिंग एज लाइक दिस, दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, करेक्ट. A, this is Cartesian product of B. We will not read like that A into B or like that. We'll simply read as A Cartesian product of B. और ये डिफाइन कैसे है भाई, ये डिफाइन है कि हम लोग A और B का ऐसा सेट लेंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए. यही मीनिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. इज दैट क्लियर. अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी देखते हैं तो हम ए और बी का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा पहले वाले सेट को, यानी जो सेट ए होगा, और दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा सेट बी को बिलोंग करना चाहिए. सिंपल इज दैट. अभी और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझेंगे. ओके, सपोज हमने एक सेट ले लिया ए, इसको लिख दिया ऐसे 2 3 5,
and suppose we are taking the another set B, that is A, B and C, and we are trying to find out the कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A to B, मतलब A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें निकालना हुआ तो हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखना शुरू करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकते हैं, दिस इज 2A होगा, है ना, आपको पता है पहला एलिमेंट A का दूसरा B का होना चाहिए, देन 2B, देन 2C, similarly 3A, similarly 3B and 3C. Similarly we can say 5A, 5B and 5C. यहाँ तक तो अंडरस्टूड होगा, हमने पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, कार्डिनल नंबर्स आप लोग जानते होंगे, किसी सेट में कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे हम स्मॉल n लिखते हैं। तो अगर हम सेट ए की बात करें, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज व्हाट 3 एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज व्हाट, बोथ आर नॉन एम्प्टी एज वी कैन सी हियर, क्या होगा, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 होगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कितने एलिमेंट्स आए उसको काउंट कर लेते हैं, दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक आइडेंटिटी हमको पता चली कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में हैं जो भी हैं, मान लेते हैं p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी में है मान लेते हैं दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज q, तो उस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में वो आएंगे p इंटू क्यू। दिस थिंग्स इज क्लियर, ओके। ये बिल्कुल हमने एग्जांपल से समझ लिया है कि अगर हमने दो सेट ले लिए और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, on behalf of this example we can easily write down if the number of elements, if A having p elements and number of elements in B having q elements, so we can say that सेट A के पास p, सेट B के पास अगर q एलिमेंट है तो उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट के बराबर होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज को समझते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में है सपोज वी आर टेकिंग अ सेट ए, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, कुछ भी मान सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और एक सेट बी मान लेते हैं सपोज वट एवर यू वॉन्ट 2 3, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है 2 3 मान लेते हैं। इन दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करें, दिस विल बी अल्फ़ा 2, करेक्ट, and alpha 3 and beta 2 and beta 3. These are the possible elements in the A Cartesian product B. Similarly, suppose I am telling you that to find B Cartesian product A, will it be same or not? Let us check. तो B का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी पहला एलिमेंट B को बिलोंग करना चाहिए, दूसरा वाला A को करना चाहिए, उस केस में क्या आएगा 2 कामा अल्फ़ा आएगा, है ना, 2 कामा बीटा आएगा, देन आफ्टर 3 कामा अल्फ़ा आएगा और 3 कामा बीटा आएगा। ऑन कंपेयरिंग, थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं एज वी नो दैट कि कार्टेशियन प्लेन में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो काफ़ी मैटर करता है ना। तो यहाँ पे दोनों डिफर, हम ये नहीं कह सकते कि अल्फ़ा कामा 2 इज इक्वल टू 2 कामा अल्फ़ा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन कार्टेशियन प्लेन। अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि 4 कामा 3 और 3 कामा 4 इक्वल नहीं है, ठीक उसी तरह से अल्फ़ा कामा 2 और 2 कामा अल्फ़ा आर नॉट सेम। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आइडेंटिटी। हमें क्या पता चला दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इज नेवर इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी हमारे पास पता चल गई। गॉट इट? एक स्मॉल आइडेंटिटी इसमें इंक्लूड करना चाहें, देख सकते हैं व्हाट इज दैट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट ए में, अगर ऊपर के हम सेट्स की बात कर लें, इसमें अगर 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम सेट बी की बात करें, दिस इज आल्सो 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ऑब्वियसली 3 इंटू 3 आएंगे, दैट विल बी 9। ओके, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3, number of elements in A is also 3, so what about number of elements in B Cartesian product A? क्या आना चाहिए? This also will be 3 into 3, this is again 9.
वन थिंग यू मे थिंक कि सर आपने ये और ये एलिमेंट बराबर ही लिया है, आप दूसरा भी लेके दे सकते हो, है ना। एक आइडेंटिटी, एडिशनल आइडेंटिटी हमारे पास पता चली कि क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विथ ए। ये इक्वल होगा लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, कहीं कहीं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में पूछ सकता है, तो बच्चे क्या करते हैं थोड़ा जल्दी में ये कहते हैं अरे ये तो इक्वल होता नहीं है। थोड़ा सा आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। होप सो ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। रेने डेकार्टिस ने दिया था, ओके। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर को समझाया। ऑर्डर्ड पेयर में क्यों समझाया, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, और हम ये भी जानते हैं 4,3 3,4 के बराबर नहीं है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दी system from here n cross n number of elements in a cross b will be equal to a cross b in the sense a Cartesian product with b, and after that we can find out the relations. Okay, let us see some more interesting facts about the ordered pair and the Cartesian product. Let us see. So what is that? एक और आइडेंटिटी देखते हैं। इफ अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की वैल्यू बराबर आती है 5 के, इसका मतलब अगर वो नल सेट आता है, ठीक है, अगर वो नल सेट आता है, उस केस में क्या हम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, देन आइदर ए विल बी इक्वल टू 5, या तो ए 5 होगा उस केस में, ओके, और या तो बी 5 होगा, ठीक है, या फिर ए एंड बी बोथ विल 5, या तो दोनों 5 होंगे, तभी ऐसी कंडीशन पॉसिबल होगी। इज दैट क्लियर? सिंपल है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑर्डर्ड पेयर एंड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चंस किस तरह से हैं आपके एनसीईआरटी में, जो कुछ क्वेश्चन दिए उसको देख लेते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया कि x+3 y-2 इज इक्वल टू 3, 8 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दे दिया, एंड इज आस्किंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो एज इट इज़ वेरी सिंपल, ओके, क्योंकि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर इस तरह से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लगाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे एलिमेंट के बराबर होता है। सो वी कैन कंपेयर दैट x+3 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर फॉर द पॉइंट x, ओके। एंड if we are comparing the y coordinate with y, so y-2 is equal to 8, so y is equal to 10. So what will be the correct answer for this question? The answer will be x is equal to 0 and y is equal to 10. This will be our correct answer for this given Cartesian product. Okay, done. So you can see these very kind of the questions in your textbook, and we are also going to see some more interesting fact about the relations. अब थोड़ा relation को समझते हैं क्या है, okay? देखिए एज सिंपल, रिलेशन मीन्स व्हाट, रिलेशन भाई वही ना जो हमारा आपका रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का, आपके फ्रेंड के साथ जो आपका रिलेशन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स का आपके साथ जो रिलेशन, दैट इज आल्सो यू नो सम डिफाइंड रिलेशंस इज देयर। ऐसा कुछ भी रिलेशन ले सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई सेट अगर हमने ले लिया ए, ओके, और कोई सेट ले लिया हमने बी, अंडरस्टूड, कोई सेट लिया ए, कोई सेट लिया बी, और इसके बीच में हमने कोई एक ऐसा रिलेशन लगाया, कोई भी रिलेशन, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि टू डिफाइंड, सपोज टू सेट्स आर सच दैट कि हमने एक रिलेशन लिया ए टू बी, ओके, आर सच दैट, इट मीन्स आर इज द रिलेशन, पढ़ते कैसे हैं, आर इज द रिलेशन सच दैट, तो सच दैट का साइन आप लोग जानते हैं, आर इज द रिलेशन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, हमने आर एक ऐसा रिलेशन लगाया है जो ए से बी की तरफ है, यानी मैपिंग हुई है ए से बी की तरफ, ओके, अंडरस्टूड, ए टू बी में, और आर एक ऐसा हमने रिलेशन बनाया है कि, कैसा रिलेशन बनाया है, सपोज हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए कॉमा बी, और इसको किस तरह से डिफाइन किया, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब ऑर्डर पेयर में लेना है ए का पहला एलिमेंट पहले वाले सेट को,
और ये एलिमेंट दूसरे वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हमने कंडीशन लगा दी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो बी के बराबर, ऐसा कोई रिलेशन लगा दिया, कन्फर्म, ऐसा रिलेशन लगा दिया। तो इसमें अगर हम कुछ नंबर लेते हैं 0 1 -1 2 3 ऐसा लगा दिया, यहाँ लिख दिया 0 1 4 6 8 ऐसा लिख दिया। तो अगर रिलेशन की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में दिस इज इन दी विच फॉर्म, सेट का कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? डेफिनेटली द सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म के में लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन जो लगा है ये आपको यहाँ पर डिफाइन हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का रिलेशन इस पे लगा हुआ है, जो सेट ए से बी पे लगा है, यानी रिलेशन डिफाइन। ओके, अब इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, यानी अगर हम एक एलिमेंट्स की बात करें तो ए ज़ीरो का स्क्वायर करने पे क्या ज़ीरो आ रहा है, इसमें दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, तो ज़ीरो की मैपिंग होगी ज़ीरो के साथ। वन का स्क्वायर करने पे वन, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, वन को मैप कर दिया वन के साथ। -1 का भी वन ही आएगा, यू नो वेरी वेल, -1 का भी स्क्वायर वन ही आएगा, ये मैपिंग हो गई। 2 का है, जी हाँ बिल्कुल है, 2 का 4 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 का नहीं है और ये भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो पॉसिबल जो रिलेशन हमारे पास आए इस दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्या क्या आए, कौन कौन से आए, पॉसिबल रिलेशंस की बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन, क्या आएगा भाई, 0 0, ये पहला 0 दूसरा 0, फिर 1 का 1 के साथ 1 का 1, फिर उसके बाद -1 का भी 1 के साथ -1 का 1 आया, देन आफ्टर 2 का 4 के साथ 2 का 4। इतने पॉसिबल रिलेशन आएंगे इस दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग, और कोई रिलेशन पॉसिबल अभी इसमें नहीं हो पा रहा है। गॉट इट? ओके, इतना समझ में आ गया रिलेशन कैसे निकालेंगे। अब कुछ जनरल चीज़ें बात करते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कुछ वर्ड आप हमेशा देखते होंगे, फॉर एग्जांपल कि प्री इमेजेस क्या होते हैं, प्री इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है, रेंजेस क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं क्या है। प्री इमेजेस आर, प्री इमेजेस होते क्या है, प्री इमेजेस उस इमेजेस के, इमेजेस का मतलब जो आपने रिलेशन लगाया उसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है, तो जो इनपुट आपने डाला है, तो ये इनपुट्स, जो इनपुट्स होंगे, जो आपने इनपुट लगाए हैं इसमें उस रिलेशन के लिए, फॉर दैट रिलेशन दिस इनपुट्स आर द प्री इमेजेस, या फिर बोल सकते हैं इमेज का पोजीशन सेट ए में वही क्या है, प्री इमेज। इमेज क्या है भाई, एक तरह का आउटपुट है, ठीक है, एक तरह क्या है, आउटपुट है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। प्री इमेजेस, फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेलिंग कि भाई 0 का प्री इमेज क्या होगा, 0 का प्री इमेज क्या होगा, तो 0 का प्री इमेज तो होगा 0। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1, 1 का प्री इमेज क्या होगा, तो 1 के दो प्री इमेज आ रहे हैं, एक का 1 का प्री इमेज ये 1 आ रहा है, एक का -1 भी आ रहा है, तो इसके दो प्री इमेजेस बने, एक 1 बना एक -1 बना, दो प्री इमेजेस बने इसके, अंडरस्टूड है। अगर हम 4 के प्री इमेज की बात करें तो 4 का प्री इमेज क्या आएगा, 4 का प्री इमेज क्या आएगा, डायग्राम से देखिए 4 का प्री इमेज आएगा 2। ओके, और कोई हमारे पास इमेजेस नहीं है जिसका प्री इमेज हम लोग निकाल सकें फॉर दिस गिवन रिलेशन, ठीक है। 6 का प्री इमेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, 8 का भी कोई नहीं है क्योंकि इस रिलेशन बिलोंग नहीं करता। अब ये इमेजेस और प्री इमेजेस समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना। तो कह सकते हैं कि इमेजेस का ही प्री इमेजेस निकाला जा सकता है, ठीक है, अगर इमेज है तभी उसका प्री इमेज पॉसिबल होगा। और ये जितने हैं ये सब के सब क्या हैं, दिस आर दी प्री इमेजेस। होप सो द थिंग्स आर क्लियर। ये आपके प्री इमेजेस। बात करते हैं डोमेन्स की, या डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन हम बोलते हैं, सिंपल एकदम आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि डोमेन जो होता है किसी भी रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, किसी रिलेशन का जो डोमेन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है,
ये कुछ नहीं होता भाई, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डोमेन ऑफ आर रिलेशन वाला कोई रिलेशन है R1, और इसका जो डोमेन है ये कुछ होता नहीं है, दिस द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। ध्यान से सुन लीजिए, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि जितने भी प्री इमेजेस हैं उन सभी का अगर हम सेट बना दें वही हमारा डोमेन कहा जाता है। ओके, वही हमारा डोमेन कहा जाता है। आप बताइए इस दिए गए रिलेशन में जितने प्री इमेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम इस रिलेशन को R1 मान लें तो इस R1 रिलेशन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस होगा। तो प्री इमेज कौन कौन सा, देखो एक 0 है, फिर एक 1 है, एक -1 है और एक 2 है। इतने ही ना प्री इमेजेस पॉसिबल हैं, तो इसी को बोलेंगे दैट दिस इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। Okay, so domain of the relation is nothing but it just the set of all the pre-images for the given relation. Okay, now let us see the next point. The next point is the range of the range of the range of a relation. ठीक है, अब रेंज की बात करें कि रेंज क्या होता है, इसको हम रेंज ऑफ रिलेशन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी कुछ नहीं है भाई, ये आपका सिर्फ सेट ऑफ क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल क्या इमेजेस ना, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जितने इमेजेस हैं उन्हीं का सेट कहा जाएगा क्या, उन्हीं का सेट क्या कहा जाएगा, रेंज ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन का रेंज निकालना है तो आप सारे इमेजेस का एक सेट बना लीजिए, सिंपली आपको उसका रेंज मिल जाएगा। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन फॉर दिस गिवन रिलेशन, जी ट्राई, क्या हो सकता है भाई, 0 1 4 इन होगा, 0 1 और 4। क्यों, क्योंकि 0 1 और 4 यही हैं, दिस ऑल आर दी पॉसिबल इमेजेस फॉर द गिवन रिलेशन। तो 0 1 4 आपका क्या होगा, 0 1 4 आपका होगा रेंज ऑफ द रिलेशन। होप सो इट इज क्लियर। सिंपली प्री इमेजेस क्लियर हो गया, इमेजेस क्लियर हो गया, तो हम प्री इमेज और इमेज की हेल्प से डोमेन और रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज दी सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। इमेजेस का जो प्री इमेज होता है उसका सेट बनाएंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगा। रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है, जितने इमेजेस हैं आपके पास, ये जो इमेजेस हैं इनका सेट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज द रेंज ऑफ अ रिलेशन। एक और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, दैट इज नोन एज द कोडोमेन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। सो लेट अस सी अबाउट द कोडोमेन। अभी ये रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किया था कि 0 1 -1 2 3 द सेट ए नॉन एम्प्टी सेट है, दिस द अनदर सेट नॉन एम्प्टी सेट बी। इस पे एक रिलेशन लगाया है स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जिसमें कि हमें 0 पुटअप करने पे 0 मिल रहा है, बिल्कुल है। 1 पे 1 भी मिल गया इमेज, -1 पे भी 1 इमेज मिला, 2 पे 4 मिला। बाकी ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए हम इनको इमेज नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सिंपल कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई रिलेशन है ना, आर सच दैट ए टू बी, मतलब ए से बी पे अगर आपने रिलेशन लगाया तो ये जो बी सेट है ना, यही सेट भी कोडोमेन के नाम से जाना जाता है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज called what is called, this is called the कोडोमेन। ओके, यही है कोडोमेन, और कुछ नहीं है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो कोडोमेन की बात करिए, कोडोमेन, कोडोमेन की बात कर लेते हैं। इसमें कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर ए से बी में डिफाइन है रिलेशन तो सेट ऑफ ऑल बी होगा, अगर वही बी से ए में होता तो ए के सारे सेट्स को बोल देते वो कोडोमेन है। समझ गए ना। सो लेट अस सी कोडोमेन क्या होगा भाई, कोडोमेन होगा 0 भी होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इनका इमेज प्री इमेज से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब जो भी गिवन सेट बी होगा दैट सेट बी विल बी इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन। एक जल्दी से एग्जांपल देखते हैं, सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यू आर एबल टू समराइज द थिंग्स इजीली और नॉट। सपोज वी आर टेकन एनी रिलेशन, कोई रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है, ए से बी में रिलेशन हमने डिफाइन किया है, एंड द एलिमेंट्स वी आर टेकिंग एज सपोज एम पी एल
के, और यहाँ लिख दिया 1 2 5 6 और कुछ और ले लिया 8 ऐसा। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं m का रिलेशन है 1 से, किस रिलेशन के लिए, p का भी 1 से है, ले सकते हैं, l का 5 के साथ, k का 6 के साथ, ऐसा रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें बोलूँ फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेलिंग यू टू फाइंड द डोमेन ऑफ द रिलेशन, ये मान लेते हैं कोई रिलेशन R2 है, डोमेन ऑफ रिलेशन R2 क्या होगा, कैन यू फाइंड आउट। हमने बताया कि डोमेन कुछ नहीं है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ये ना है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस देख लीजिए ना, इसमें प्री इमेजेस क्या है, m है, m होगा और p होगा और l होगा और k होगा, दिस आर द प्री इमेजेस ऑफ द दिस रिलेशन R2। अगर कोई एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, सपोज n है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि n को हम लोग लिखें, क्योंकि n किसी का प्री इमेज नहीं है, इसलिए डोमेन में नहीं आएगा। क्लियर है। सिमिलरली सपोज आई एम आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ द रिलेशन R2। तो रेंज अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है भाई, सेट ऑफ ऑल व्हाट इमेजेस ना, जो भी आपके पास इमेजेस हैं उनका सेट बना देंगे, वही हमारा रिलेशन और रेंज ऑफ द रिलेशन होगा। तो इमेजेस कौन कौन है, 1 है, 5 है और 6 है, और तो कोई इमेज नहीं है। लेकिन अगर हम कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन, इसके लिए अगर हम कोडोमेन की बात करें, क्योंकि ये रिलेशन A टू B डिफाइन है, तो B के सारे एलिमेंट जो होंगे वही कोडोमेन होंगे। तो हमारा जो कोडोमेन होगा फॉर द गिवन रिलेशन R2 विल बी व्हाट, क्या होगा, 1 2 5 एंड 8, डन, 1 2 5 एंड 8, दिस विल बी योर कोडोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन R2। कंफर्म, कोडोमेन, रेंज और डोमेन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिंपली अब ये दिया है रिलेशन बनाने के लिए, अगर रिलेशन पहले से दे दिया, सपोज दे दिया 1 3 1 4 1 8 2 5 ऐसे दे दिया, और पूछ रहा है कि रेंज बताइए, रेंज इसका बताइए या डोमेन बताइए, तो आसान है भाई, रेंज और डोमेन बताना आसान है। डोमेन प्री इमेज होता है, रेंज इमेज होता है ना। ये प्री है क्योंकि डी हमेशा आर से पहले आता है। थोड़ा सा अगर समझने की बात करें कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें तो डी पहले आता है, आर बाद में आता है, तो डी क्या होगा, प्री होगा आर के। तो इसको भी समझ सकते हैं भाई, लर्निंग है कैसे भी कर सकते हैं ना, वो तो हमारे पर डिपेंड करता है। ये कहाँ लिखा है कि कैसे लर्न किया, वो तो हमारे पर डिपेंड करता है। वी कैन अंडरस्टूड एज पर आवर कंफर्टेबिलिटी लेवल ना। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा बेटा, ये प्री इमेज होगा ना। डोमेन क्या होगा, प्री होगा। क्यों प्री होगा, क्योंकि रेंज से पहले आता है, रेंज से पहले डी आता है, आर के पहले डी आता है, तो ये प्री इमेजेस का होगा। तो प्री इमेजेस यहाँ पे कौन कौन से होंगे, प्री इमेज कौन से होंगे, 1 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो सिर्फ 1 और 2 ही होंगे, 1 2 होंगे। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या आएगा, 3 4 8 5, 3 4 8 5, क्योंकि यही हैं जो इमेजेस हैं इन प्री इमेजेस के। होप्स इट इज क्लियर, रेंज एंड डोमेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और कोशिश करते हैं लगाने की। सपोज कि कोई रिलेशन आर डिफाइन है, आप बताइएगा कोई रिलेशन आर डिफाइन है जिसमें है एक्स कॉमा वाई, ऐसा हमको बनाना है सच दैट जो वाई की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 प्लस मान लेते हैं 8/x के बराबर आनी चाहिए, ऐसा मान लेते हैं कुछ भी। ओके, और इसमें कंडीशन दिया है कि एक्स और वाई बिलोंग करने चाहिए किसको, नेचुरल नंबर को, लेकिन x जो है मान लेते हैं x इज़ लेस देन 8, ऐसा कुछ मान लेते हैं x इज़ लेस देन 8। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन रिलेशन। बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन, ट्राई करते हैं। पहले तो ये कि x की वैल्यू यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी, x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6
एंड 7, दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन दी नेचुरल नंबर, क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। अब एक एक करके पुटअप करते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पुटअप किया तो y क्या आएगा, x 1 पुटअप किया तो y क्या आएगा, 10 आएगा ना। अरे एट 8/1 दैट इज 8, 8 + 2 इक्वल टू 10। x इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू 8/2 मीन्स 4, 2 + 6 आएगा, है ना। x इक्वल टू 3 की बात करें तब क्या आएगा, फॉर x इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा बेटा, 8/3, 3 2 जा 6, 6 + 8 14 ना, 14/3 आएगा। नहीं समझे, लेट अस पुट x इक्वल टू 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 8 14, 14/3। अगर x इक्वल टू हमने रखा 4 तब y क्या आएगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, 4 रखेंगे तो 4 8 2 2 4 4 आएगा। अगर x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 5, यहाँ पे ध्यान देना आपका लिमिट है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 के लिए क्या आएगा, y इक्वल टू 8/5, 5 2 ज़ा 10 + 8 18/5 आएगा। ओके, x इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा, x इक्वल टू 6 के लिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/6 मीन्स 8/6, 2 4 जा 2 3 जा 3 2 जा 6, 6 + 4 10/3 आएगा, तीन आएगा 10/3। और नेक्स्ट अगर हम बात करें x इक्वल टू 7 के लिए तो y इक्वल टू क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू 8/7, 7 2 जा 14, 14 + 8 22/7। इतने पॉसिबल रिलेशंस आएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे केसेस आए जहाँ पे x और y दोनों ही नेचुरल नंबर आए। एक ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ये भी रिलेशन सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि x तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है लेकिन y यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन हम वैलिड नहीं मानेंगे। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं क्योंकि यहाँ पे भी y नहीं बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, इसलिए ये भी रिलेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, सिमिलरली 10/3 की बात करें, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भी रिलेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। सिमिलरली दिस आल्सो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी रिलेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ कितने रिलेशन वैलिड बन जाएंगे, तो रिलेशन की बात करें क्या लिखेंगे आप ऑर्डर्ड पेयर में, कैसे लिखेंगे, एक 110 लिखेंगे आप, यही वैलिड है। एक कौन सा है 26 लिखेंगे, है ना, 26 लिखेंगे। और एक कौन सा लिखेंगे 44 लिखेंगे। क्या और कोई है जो दिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई नहीं है। तो आपको यहाँ से अगर रेंज और डोमेन, तो पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या है, प्री इमेजेस है, और रेंज क्या होगा, इमेजेस होगा। तो डोमेन की बात कर लीजिए, डोमेन कितना आएगा, डोमेन प्री इमेज, बताओ आर से पहले डी आता है, प्री बोल देंगे, आएगा 1 2 4, इट्स जस्ट क्लियर। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज विल बी 10 6 एंड 4, this will be the answer for the given relation. okay, done। कोडोमेन अगर बोला जाएगा, कोडोमेन, अब यहीं पे एक क्वेश्चन अगर आ गया कि कोडोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कोडोमेन का आंसर क्या होगा। ओके, मैं आपको एक असाइनमेंट मान सकते हैं, एक टैकल मान सकते हैं, दिया है मैंने आपको करने के लिए, ठीक है, डन। कुछ और ख़ास बात है इस रेंज और इस कोडोमेन में, कुछ रिलेशन है, क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ख़ास बात, रेंज और डोमेन रिलेशन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट में। दिस आर द स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। तो चलिए बताइए ज़रा कि रेंज जो होता है, रेंज तो समझ में आ गया ना, रेंज क्या, इमेजेस का जो सेट होता है वो, और कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन, इसमें क्या रिलेशन है। तो रेंज और कोडोमेन में बड़ा सिंपल सा रिलेशन है भाई, कि जो भी रेंज आएगा, है ना, या तो वो सबसेट होगा कोडोमेन का, या तो वो सबसेट होगा कोडोमेन का, है ना, या तो उसके बराबर भी हो सकता है, या तो उसके बराबर भी हो सकता है। अगर हम बात करें एग्जांपल के थ्रू समझने की, तो ये मान लेते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, इसमें हमने कोई रिलेशन आर लगाया है ए टू बी के लिए, यहाँ हमने लिख दिया पी, यहाँ लिख दिया क्यू, यहाँ लिख दिया 1 2 3 ऐसा लिख दिया,
और हमने रिलेट कर दिया कि P 1 से रिलेट करता है, Q 2 से करता है, ठीक है, और P मान लीजिए 3 से भी करता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हम कोई रिलेशन लगाते हैं तो उस रिलेशन में एक किसी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स पॉसिबल नहीं होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हम किसी एक इनपुट के लिए हमारे पास दो आउटपुट्स पॉसिबल नहीं होंगे अगर कोई रिलेशन लगाया। जैसे हमने आपसे बोला कि ए स्क्वायर इजक्वल टू बी, हमने आउटपुट इनपुट लगाया था ए स्क्वायर इजक्वल टू बी। अब ये बताइए कि अगर हम पी को मान लेते हैं 2, कोई एक नंबर मान लो 2, और उस 2 का यहाँ पे मान लेते हैं इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए 4। तो 2 रखने पे, यहाँ 2 रखने पे जब भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 का स्क्वायर करने पे 1 भी आ जाए? ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये सब जगह आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये रिलेशन डिफाइंड नहीं हो सकता है। क्लियर है? इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो दिस मे हैपन टू कंफ्यूज यू कि ऐसा भी रिलेशन बनाया जा सकता है, लेकिन एक इनपुट के लिए भाई एक ही ना आउटपुट आएगा। एक इनपुट के दो आउटपुट तो नहीं आ सकते मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, हमने लिखा पी, ये लिखा क्यू, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो पी का 1 से, फिर क्यू का भी 1 से, ठीक है, इतना मान सकते हैं। और एक आर रिलेशन है माना, तो आर, आर ये है 3, और इसमें मान लेते हैं कोई डब्लू रिलेशन है, मान लेते हैं रिलेशन का नाम डब्लू है। ओके, डब्लू डब्लू कुछ भी नाम रख दो। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल रिलेशन फॉर दिस दीज टू गिवन सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स ए टू बी। अब ये बताइए जितने भी रेंज बनेंगे, रेंज क्या है भाई? रेंज क्या है? जितने भी रेंज बनेंगे, रेंज का मतलब इमेजेस जो बनेंगे, जितने भी इमेजेस बनेंगे वो इस कोडोमेन के अंदर ही तो आएंगे, ये इस कोडोमेन के अंदर ही तो आएंगे। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि रेंज विल बी दी सबसेट ऑफ दी कोडोमेन, और मे बी इक्वल टू, हो सकता है इक्वल आ जाए। जैसे हमने कोई और ले लिया, एल ले लिया, और उस एल को रिलेट कर दिया 2 से। अब देखो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए ना, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए ना, इक्वल है भाई, क्योंकि जितने भी आपके इमेजेस आए हैं वो सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि ए टू बी अगर हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया है तो जो सेट बी है इसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन कोइंसिडेंटली इस केस में कोडोमेन जो है वही रेंज है, क्योंकि रेंज हमने जो पढ़ा था, ये रेंज पढ़ा था, ये इमेजेस का सेट है ना। और देखो इमेजेस का सेट अगर इसमें बनाएंगे तो आएगा 1 2 3, और अगर इसमें कोडोमेन का सेट बनाएंगे इसमें भी आएगा 1 2 3। सो सम स्पेशल केसेस में पॉसिबल कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रेंज जो होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंड सिमिलरली कोई भी जो रिलेशन होगा, एक और रिलेशन देख लेते हैं, कोई भी रिलेशन होगा ये हमेशा या तो सबसेट होगा या बराबर होगा उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ ली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जितने पॉसिबल इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने भी बनेंगे, है ना, उन्हीं में से आप कोई रिलेशन लगाओगे ना, कितने भी रिलेशन लगाओगे तो उसी में से लगाओगे ना, उसके अलग तो लगा नहीं सकते आप। कैसे भाई? देखिए, अगर हमने आपसे बोला दो सेट हमने यहाँ ले लिया, एक पेयर आप यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों की बात करिए, इन दोनों के केस में हमने मान लिया कि ये के एल एम है, ये मान लेते हैं पी और क्यू है सपोज, यहाँ पे भी मान लेते हैं के एल एम ना, यहाँ पे भी मान लेते हैं पी और क्यू, ऐसा कुछ दोनों का सेम मानते हैं। यहाँ पे मैं कोई रिलेशन लगा रहा हूँ, ए टू बी में कोई रिलेशन लगा रहा हूँ, और ये रिलेशन आर, आर डिफाइंड है ए से बी में। मान लेते हैं के का पी के साथ है, एल का क्यू के साथ है, और एम का भी क्यू के साथ है, ठीक, ओके। लेकिन अगर हम इस दोनों सेट में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालें, सेट ए सेट बी के लिए, तो क्या होगा भाई, क्या पॉसिबल आ सकता है? देखो, एक तो के का पी के साथ आएगा, फिर के का क्यू के साथ आएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, फिर एल का पी के साथ आएगा, एल का क्यू के साथ आएगा, ये आएगा।
एम का पी के साथ आएगा, एम का क्यू के साथ आएगा, कितने आएंगे लिख लेते हैं एक जगह, क्या प्रॉब्लम है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो आएगा, दिस विल बी के पी एल पी एंड एल क्यू, है ना, एल क्यू और के क्यू भी तो है। उसी तरह एम पी और एम क्यू भी बनेंगे। नहीं समझ में आया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना इन दोनों का, अंडरस्टूड बेटा। यहाँ तक आ गया आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। लेकिन रिलेशन की बात करें तो इसमें जो पॉसिबल रिलेशन सच दैट क्या आया भाई, के पी आया और एल क्यू आया और क्या आया, एम क्यू आया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन आया इस ए क्रॉस बी का सबसेट ही ना होगा, इससे बाहर जा सकता है क्या, क्या ये इससे बाहर जा सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। ओके, कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं ये पढ़ेंगे किसी भी सेट ए और बी के लिए, फॉर गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। सो डेफिनेटली आपको कुछ नया मिला होगा, कुछ लर्निंग की होगी आपने। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some more interesting questions and more relations. Take care, bye bye.